हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हमारा टॉप 30 एमसीक्यूज हिंदी के क्लास का 8वां दिन है, जिसमें हम लोग आज हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 एमसीक्यूज है उसको करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जिसमें पहला नंबर प्रश्न का रहा है कि चरम व्यक्तित्वता ही परम सामाजिकता है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है, ये पूछा जा रहा है हमसे कि चरम व्यक्तित्वता ही परम सामाजिकता है, यह जो पंक्ति है वो किस शीर्षक पाठ की है। पाठ का नाम यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन में दे रहा है जूठन, दूसरा नंबर ऑप्शन का रहा है शिक्षा, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है प्रगीत और समाज और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है सिपाही की मां। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो यह जो पंक्ति कहां से संकलित है, तो प्रगीत और समाज पाठ से लिया गया है। अब प्रगीत और समाज पाठ का नाम याद आ रहा है आप सभी लोग को, तो इसके राइटर का नाम जरूर याद करिएगा कि इसके राइटर का नाम क्या है, नामवर सिंह है। इसके राइटर का नाम क्या है, नामवर सिंह है, प्रगीत और समाज के। और प्रगीत और समाज जो एक इस प्रकार की विधा है, तो यह एक क्या है, निबंध है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। प्रगीत और समाज किस प्रकार की विधा है, तो यह एक निबंध है यह पाठ, और इसके राइटर कौन है, तो नामवर सिंह है। तो पहला नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, जिसमें दे रहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। इसमें भी जो है पंक्ति से ही क्वेश्चन दिया है, पंक्ति देकर के पूछा गया कि यह जो पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, किस लेखक की यह पंक्ति है, ये पूछा जा रहा है। जिसमें पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है भगत सिंह, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है मल्लज, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है नामवर सिंह और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चौथा नंबर ऑप्शन है। तो अगर इस पंक्ति की बात करेंगे कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, ये कहाँ से संकलित है या ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो हमारे मल्लेश जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका पूरा नाम अगर याद रखना है तो पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव है। पूरा नाम इनका क्या है, भरत जी श्रीवास्तव जो है इनका पूरा नाम है। ठीक, और इनके द्वारा लिखा गया हमारी पाठ्य पुस्तक में रचना कौन सी है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये हमारे मल्लेश जी की रचना है, ठीक ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन ये मल्लेश जी की रचना है और इनका पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन को, जिसमें कह रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा कहा जा रहा है किस कवि की रचना है, तो चित्ररेखा किसकी रचना है, तो ये हमारे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये भी याद रखना है आप लोग को, और इसके साथ ये भी बात याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है, तो वो कण्वक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है, तो वो चित्ररेखा है। इसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन को, जिसमें दे रहा है कि रामवती गो खरीकनी में बछड़ा हितधाई, बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ये पूछा जा रहा है, तो किस शीर्षक कविता है कि ये सूरदास के पदपाठ से लिया गया है, जिसमें माँ यशोदा जो है श्री कृष्ण को भोर होने का संकेत देती हैं और उनको उठाने का कोशिश करती हैं। तो उसमें ही यही बताती है कि रामवती गौ खरीकनी में, यानी जो गाय है वो आवाज कर रही है अपने बछड़े के साथ बाड़े में जाने के लिए, ऐसा इस पंक्ति में कहा गया है। तो यह पंक्ति जो है सूरदास के पद पाठ से संकलित है या सूरदास के पद से लिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है इस चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि कवितावली किसकी रचना या किसके द्वारा लिखी गई है। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हमारे तुलसीदास जी के द्वारा जो है कवितावली लिखा गया है। ठीक, अब तुलसीदास का नाम आया तो हम कल के क्लास में भी बताए थे आप लोग को कि तुलसीदास का फेमस रचना कौन सा है, तो रामचरितमानस। रामचरितमानस याद रखना है, रामचरितमानस ये इनके द्वारा लिखा गया, इनका फेमस रचना है। साथ में जो है इनके द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है, तो पद पाठ है, जिसमें जो है मतलब राम जी के भक्ति का ही वर्णन किया गया इनमें। तो याद रखना इन सारे बातों को। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन को, जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। तुलसीदास को कहा जा रहा है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाए थे। उर्दू और फारसी को अपनाए थे
या संस्कृत और हिंदी को अपनाए थे, या अवधी और ब्रज को अपनाए थे, या फिर अपभ्रंश और प्राकृत भाषा को अपनाए थे? किस भाषा को अपनाए थे अपने समय में? तो ये अवधी और ब्रज भाषा, अवधी और ब्रज भाषा दोनों को ये अपनाए थे। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, मर्यादा के स्थान पर क्या था? तो माधुर्य भाव का जो है वो पुट था, माधुर्य भाव का उस पर क्या था? पुट था। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान है? यहाँ कहा जा रहा है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल के वीरता का यशोगान है? तो कितने छंदों में? तो 10 छंदों में जो है महाराज छत्रसाल के जो है मतलब वीरता का यशोगान किया छत्रसाल दशक में। तो 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि कंकाल, कंकाल जो है यह उपन्यास जो है किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना होगी? तो ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और उपन्यास क्या होता है? तो कल्पित और लंबी कहानियां जो अनेक पात्रों में बटी होती है या विभक्त होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। तो कंकाल जो है वो किसकी रचना हो जाएगी? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया रचना कौन सा है ये भी याद रखिएगा आप लोग, तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक ना। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना है जो इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न को। इसमें कहा गया है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। तो यह पंक्ति की शीर्षक कविता से, तो यह पुत्र वियोग पाठ से जो है यह पंक्ति लिया गया है, जिसके कवित्री जो है कवयित्री, जिसकी कवयित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है इसके इस पाठ की जो है वो कवित्री है, सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग की। और पुत्र वियोग क्या है तो याद रखना है, यह एक शोक गीत है। इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दे रहा है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। तो खून पसीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पहला नंबर ऑप्शन कर रहा है कि खून बहाना, दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है पसीना बहाना, तीसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है कठिन परिश्रम करना, और चौथा नंबर ऑप्शन कर रहा है कि क्रोध दबाना। तो अगर हम बात करेंगे खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना जो है हमारा यहाँ पे खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा यथा धन इष्ट। यथा धन इष्ट बराबर क्या होता है? यथेष्ट होता है। यथा धन इष्ट बराबर क्या होता है? यथेष्ट होगा, ठीक ना। तो यथेष्ट जो है हमारा ये इसका संधि विच्छेद यथा धन इष्ट होता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन को, जिसमें कह रहा है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुलर लगाना, ठीक। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि फूल लगाना या फूल लाना। उसके बाद तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि चमकदार होना, और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि लापता होना। तो गुलर का फूल होना मुहावरे का अगर अर्थ की बात करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा, लापता होना, ठीक ना। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि जाता रहता था में कौन सा पदबंध है? जाता रहता था में कौन सा पदबंध है ये पूछा जा रहा है। तो जाता रहता था में कौन सा पदबंध है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्रिया पदबंध, दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है क्रिया विशेषण पदबंध, तीसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है संज्ञा पदबंध, और चौथा नंबर ऑप्शन कर रहा है सर्वनाम पदबंध। तो जाता रहता था में कौन सा पदबंध होगा? तो इसमें क्रिया पदबंध का प्रयोग किया गया है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे 15वें नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि
दिवाली शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा ये कहा जा रहा है। तो दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को, जिसमें कहा जा रहा है कि सेना, सेना जो है शब्द है, सेना जो है शब्द यानी सेना कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। सेना को जो है कहा जा रहा है कि सेना कौन सा शब्द होगा, तो सेना कौन सा शब्द होगा, तो ये हमारा स्त्रीलिंग होगा। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेना एक स्त्रीलिंग है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, मतलब यहाँ पे रोटी कोई है, रोटी रखा है और वो जला हुआ है, तो कोई बता रहा है कि रोटी मत खाओ ये जला हुआ है। तो ये पूछा जा रहा है हमसे कि जो वाक्य दिया गया है इसमें कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो हम पहले भी बताए थे आप लोगों को कि अगर पूछेगा सर्वनाम के भेद, सर्वनाम का अगर भेद कहे आपसे कि सर्वनाम के भेद कितने होते, तब आप लोग को बताना है 6 होता है, ठीक। और सर्वनाम कितने होते केवल पूछे कि सर्वनाम की संख्या कह दे, कि सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की अगर संख्या कह दे तो संख्या में हमें बताना है कितना होगा, तो 11 होगा। क्योंकि अक्सर आप लोग जो है इसी प्रश्न में गलती करते हैं, अगर पूछा जाएगा सर्वनाम की संख्या कितनी है तो आप समझ जाते हैं सर्वनाम के भेद को, ठीक। और भेद को यानी 6 जो है टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये प्रश्न का उत्तर जो गलत हो जाएगा। सर्वनाम की संख्या पूछे या सर्वनाम कितने होते हैं, तो वहां बताना है कि 11 होगा, और सर्वनाम के भेद कितने होते तो 6 होता है। और यहाँ प्रश्न में दिया गया है हमसे कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यह जो वाक्य दिया गया है ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है, कौन से सर्वनाम यानी कि सर्वनाम के भेद से पूछा गया, जिसमें ऑप्शन दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा नंबर ऑप्शन दिया संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा नंबर ऑप्शन दिया निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा नंबर ऑप्शन दिया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अगर ऐसा प्रश्न दे कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो इस अगर प्रश्न का सही उत्तर की बात करेंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि कोई इंसान है उस रोटी को देखा हुआ है कि वो रोटी जला हुआ और हमें आकर के वो बता रहा है कि यह रोटी मत खाइए क्योंकि यह जला है, क्योंकि वो पहले से देखा हुआ है। तो इस चीज में हम निश्चित हैं कि हमें मतलब जो बताया जा रहा है वो सही है, निश्चय है, क्योंकि उसमें कोई अगर मान लो कि अनिश्चय का बात करते हैं तो अनिश्चय मतलब होता है जिस चीज का बारे में हमें निश्चित रूप से पता नहीं है या जो चीज निश्चय नहीं है तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमें हर चीज के बारे में पता है कि रोटी जला है, कोई बता रहा है हमें आके, तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे 18 नंबर प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि जाति, जो जाति शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, जाति शब्द का विशेषण क्या होगा। तो जाति शब्द का अगर विशेषण की बात करेंगे तो हमारा जातीय जो है इस शब्द का विशेषण हो जाएगा, जाति का। जाति का विशेषण क्या हो जाएगा, जाति का, तो जाति का विशेषण जातीय हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन को, जिसमें दे रहा है कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, कार्य करने वाला के लिए जो है एक शब्द क्या होगा। पहला नंबर ऑप्शन कर रहा है कार्यकर्ता, दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है कारक, तीसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है कामकार और चौथा नंबर ऑप्शन कर रहा है कारिक। तो अगर हम 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन जो है 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्यकर्ता। कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, कार्यकर्ता होगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि सत्य का जो है शब्द बताइए कि ये कौन सा शब्द है। तत्सम है, तद्भव, देशज है, विदेशज है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारा जो है जो सत्य है, सत्य, वो सत्य शब्द का जो बताइए कि यह कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज है कि विदेशज है। अब पहले तो ये समझना है कि जो तत्सम शब्द आखिर में होता क्या है। तत्सम शब्द क्या होता है, तो तत्सम जो है दो शब्दों के मेल से बना है, एक बना है तत् और सम, तत् और सम के मेल से बना है। तद्भव जो ये भी दो शब्दों के मेल से बना है, तद और धनभव, ये दो शब्दों के मेल से ये बना हुआ है। तो इन दोनों में अंतर समझना है। तत् मतलब होता है उसी के और सम मतलब होता है समान, यानी संस्कृत के समान जो भी शब्द होते हैं और हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है कि तद मतलब होता है उससे, अभव मतलब होता है उत्पन्न होना। तो उससे उत्पन्न होना यानी किससे उत्पन्न होना, तो संस्कृत से, यानी संस्कृत से बिगड़े हुए रूप को या उसे परिवर्तित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो यहाँ समझना है कि अगर संस्कृत का हूबहू शब्द दिया रहेगा, अब पूछे कि कौन सा शब्द है, तो तत्सम हो जाएगा, आंख बंद करके बताना है। लेकिन अगर उसी को परिवर्तित करके बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव होगा। तो लेकिन यहाँ पे हमको शब्द दे रहा है, सत्य दे रहा है। तो सत्य जो है, अब इसमें समझना है कि अगर तालाबी स, मूर्धन्य स और दांती स, ठीक ना, ये रहे
तो इसमें अगर बताना है कि तालाबी स्वर मूर्धन्य से ये दोनों स्वर है, इससे अगर कोई शब्द दिखे तो हमें आंख बंद करके बताना है कि वो तत्सम शब्द होगा। लेकिन अगर इसका परिवर्तन करेंगे, तद्भव बनाना है, तो वहां पे हमारा दांती स्वर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सत लिखा हुआ है, तो सत जो है तालाबी स्वर से लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा जो है तत्सम जो है ये शब्द कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दे रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो यह भगत सिंह की रचना है। भगत सिंह के द्वारा जो है यह जो मतलब रचना है वो लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे अगला प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो वो ऑप्शन दे रहा है कि युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, तो ये होगा नहीं। इसके बाद अगला कह रहा है कि वज्रपात से हुई मृत्यु को, ये भी नहीं होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को और किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जो हमारे भगत सिंह है वो सुंदर मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और भगत सिंह के द्वारा लिखा गया पाठ का नाम भी याद रखिएगा आप लोग, कौन सा है, तो एक लेख एक पत्र है। एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया पाठ है हमारे पाठ्य पुस्तक में। इसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन को, जिसमें दे रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो किसने किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक। तो इसमें दे रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो किसने किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने किए थे। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ओ सदा नीरा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर दे रहा है कि बिखरते क्षण से, नील कुसुम से, बोलते क्षण से, या हारे को हरि नाम से। ये चार ऑप्शन दिया गया और कहा जा रहा है कि किस पुस्तक से जो है ओ सदा नीरा निबंध लिया गया है। तो किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये बोलते क्षण जो हमारे ओ सदा नीरा जो पाठ है इस पुस्तक से ये संकलित है। और ओ सदा नीरा की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, एक निबंध है जो गंडक नदी जो है हमारा, गंडक नदी जिसको हम लोग पुराना नाम इसका क्या है, सदा नीरा है, और आज के समय में इसको हम लोग गंडक नदी बोलते हैं। तो गंडक नदी का जो पुराना नाम सदा नीरा है उसी के नाम पर ये पाठ लिखा गया ओ सदा नीरा। ये क्या है, निबंध है, और किसके द्वारा लिखा गया, तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया, जिसमें गंडक नदी और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलते क्षण से ये संकलित है। इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कह रहा है कि रामपुरवा कहाँ है। अब ये भी जो टॉपिक है, इस टॉपिक से प्रश्न दिया गया है, ये भी हमारे इस पाठ से ही संकलित है, ओ सदा नीरा से ही। ओ सदा नीरा में ही रामपुरवा, भितिहरवा, मधुबनी, इन सभी का जिक्र किया गया, बड़हरवा, इन सभी गांव का। तो यही से प्रश्न दिया है कि रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा कहाँ है, भितिहरवा के पास है कि नौगछिया के पास है कि रांची के पास है कि इलाहाबाद के पास है, कहाँ है रामपुरवा। तो रामपुरवा जो है भितिहरवा गांव के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस 25 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग वीवीआई करके जो है जरूर याद रखिएगा कि रामपुरवा कहाँ है, तो भितिहरवा गांव में है। इसके बाद आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है, ये भी प्रश्न ओ सदा नीरा पाठ का ही है। तो कैसा है, तो शांत रह रहा है कि चंचल रहा है कि गर्म रहा है कि ठंडा रहा है। तो गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, तो वो चंचल रहा है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, जिसमें दे रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था, तो किसने दिया था, तो महुए के एक मतलब पेड़ के नीचे एक मठ के महंत ने क्या किया था, गांधी जी को शरण दिया था रहने के लिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है वो सदा नीरा पाठ से ही है, जहाँ पे चंपारण में गांधी जी जाते हैं, वहाँ के लोगों को जो नील की खेती कर रहे थे उनके नील की खेती से जो मुक्ति दिलाने के लिए, अंग्रेजों की चंगुल से आज़ादी दिलाने के लिए वो वहाँ पर गए थे।
इसके बाद आगे दे रहा है 28वां नंबर प्रश्न में, इसमें कह रहा है कि सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है, ये प्रश्न दे रहा है। तो किस पुस्तक से ली गई है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, घुसपैठिए से, अब और नहीं से, या सलाम से। तो अगर हम देखेंगे सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है, तो सिपाही की मां पहले तो याद रखना है कि यह क्या है, एक एकांकी है। सिपाही की मां क्या है, एक एकांकी है, ठीक। और ये कहां से संकलित है, तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। अंडे के छिलके और अन्य एकांकी इनकी एक रचना है, किसकी, तो मोहन राकेश जी की। उन्हीं की इस रचना से जो यह पाठ हमारा संकलित है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग 29वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दे रहा है कि मुन्नी कौन थी। मुन्नी कौन थी, तो मुन्नी जो है कौन थी, तो सुखनी की बेटी थी, कि रजनी की बेटी थी, कि शिवनी की बेटी थी, कि विष्णु की बेटी थी। तो मुन्नी कौन थी, तो ये लोग आप सभी लोग पाठ में पढ़े होंगे, सिपाही की मां पाठ में। सिपाही की मां पाठ में जो है आप लोग पढ़े होंगे पात्रों के बारे में, सिपाही की मां पाठ में। तो उसमें जो विष्णु, मुन्नी, मानव, कुंती, उसके बाद जो है दीनू, इन सभी लोगों का जिक्र किया गया था। तो सिपाही की मां जो पाठ है, इसमें जो है हमारे जो है अगर मुन्नी की बात करेंगे, किसकी बेटी ये होती है या कौन थी, तो वो विष्णु की बेटी रहती है, ठीक ना, विष्णु की बेटी। अगर यहाँ पे इस ऑप्शन ना देता और देता कि मानव की बहन, या अन्य व्यक्तियों का नाम देता उसकी बहन करके, तो हम बताते मानव की बहन। तो ये याद रखना है कि मुन्नी जो है विष्णु की बेटी थी, मानव की बहन थी। या विष्णु का पूछे तो विष्णु जो है मुन्नी और मानव की माँ थी, ठीक। मानव कौन था, तो विष्णु का बेटा था, मुन्नी का भाई था। तो ऐसे हमें बताना और याद रखना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे अगला नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दे रहा है हमारा 30वां नंबर कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया, ये पूछा जा रहा है कि प्रगीत समाज जो पाठ है वो कहां से संकलित है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज से, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि आलोचक के मुख से, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कहना ना होगा से, और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है वाद विवाद संवाद से। तो अगर प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, इसकी बात करेंगे, तो यह हमारा जो है वाद विवाद संवाद से जो यह पाठ संकलित है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। तो 30 का याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। और प्रगीत और समाज क्या है, तो ये एक निबंध है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना नामोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आज हम लोग अपना टॉप 30 एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन 30 एमसीक्यूज में से आपने कितने प्रश्नों का सही से जवाब दिया, या आप इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर जो है आप पहले से जानते थे। और ऐसे ही और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के टॉपिक जो है आने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी लोगों में से अगर कोई नए लोग हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और अगर पीछे के वीडियोस आप सभी लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में ये सारे जितने भी हिंदी के टॉप 30 एमसीक्यूज के वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो वहां से जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। या फिर इस सारे क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए आप लोग को, तो फ्री में जो है एसएस लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जो है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, तो वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम से इन सारे क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।